नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। हिंदू कानून की स्थापना के बाद से विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है। हम सभी जानते हैं, शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने विवाह की संस्था को आदर्श बनाने की कोशिश की जैसा कि हिंदुओं ने किया है। लेकिन विवाह के संबंध में हिंदू कानूनों के संहिताकरण के बाद से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार एक ही समय में एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और एक संस्कार भी माना जाता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति प्राचीन काल से चलती हो रही है, जब विवाह की संस्था पति के मालिकाना अधिकारों पर आधारित थी। विवाह दोनों यानी कि पति और पत्नी पर एक दूसरे के साथ रहने का दायित्व यानी कि ऑब्लिगेशन डालता है। भारतीय न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी ने ये भी मान लिया है कि एक पत्नी का पहला कर्तव्य अपने पति के प्रति आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत करना और उसकी छत और संरक्षण के नीचे रहना है, जो कि एक बहुत ही पुरातन और ढुलमुल दृष्टिकोण बनाए रखा है। पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में माना जाता था और इसलिए हर समय पति के संग रहना आवश्यक बन जाता था। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच अलग रहने की आपसी समझौते को भी शून्य माना जाता था, क्योंकि इसे सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाता था। यदि कोई भी पक्ष अनुचित यानी कि अनरीजनेबल रूप से दूसरे के वैवाहिक समाज से हट यानी कि विड्रॉ कर लेता है और जानबूझकर अपने पति या पत्नी के साथ एक घर साझा यानी कि शेयर नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका यानी कि पिटीशन दायर कर सकते हैं। यदि प्रतिवादी रिस्पोंडेंट के पास याचिकाकर्ता से अलग रहने का वैध आधार है, तो बाद वाला उक्त पिटीशन के अनुसार यानी परजुएंस में सफल नहीं हो सकता है। जहां यह पक्ष उठता है कि क्या समाज से हटने के लिए उचित बहाना है, उचित बहाना साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो समाज से हट गया है। यदि हाल ही में एक्सप्लेनेशन की बात करें जो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, तो वो स्पष्ट करता है कि इस तरह की वापसी के लिए उचित बहाना साबित करने का भार उस पार्टी पर है जो वैवाहिक समाज से पीछे हट गए हैं। अमेंडमेंट से पहले सेक्शन इस बिंदु यानी कि इस पॉइंट पर साइलेंट था और न्याय का निर्णय ने ये माना कि याचिकाकर्ता पर ये साबित करने का भार यानी बर्डन था कि प्रतिवादी बिना किसी उचित बहाने के अपने वैवाहिक समाज से हट गया था। अब वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री का उद्देश्य केवल पति या पत्नी को एक साथ रहने के लिए एक प्रलोभन यानी इंड्यूसमेंट देना है और न कि अनिच्छुक पत्नी को अपने पति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मजबूर करने पर जोर देना है। डिक्री का उद्देश्य केवल अलग अलग यानी कि डिफरेंट पक्षों के बीच सहवास लाना था, ताकि वे वैवाहिक घर में एक साथ रह सके। इसलिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उद्देश्य साथ रहने के लिए है, न केवल इंटरकोर्स के लिए। वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उपाय व्यक्ति के होने के मूल सार यानी बेसिक एसेंस पर हमला करता है। किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है कि चुनने के अधिकार को असक्षम करके पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की या महिलाओं की आर्थिक निर्भरता यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कारण विवाह में दोनों पक्ष हमेशा समान स्थिति में नहीं होते और अपने खर्च पर विवाह को पूरी तरह से भांग यानी डिसॉल्व करने का या तोड़ने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। महिलाओं को अभी भी अपने पति की संपत्ति के रूप में माना जाता है और शादी के बाद उनके परिवारों द्वारा त्याग दिया जाता है। ऐसे क्षेत्र में मुद्दों को ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच से हल नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे देश में जहां 21वीं सदी में तलाक को अभी भी एक सामाजिक दोष यानी कि सोशल फैलेसी या वर्जित यानी टैबू माना जाता है, कई लोगों के लिए जो खुद का समर्थन करने या अपने परिवारों पर भरोसा करने में असमर्थ है, वो उपाय तलाक के बिना अलग होने की उनकी क्षमता का अतिक्रमण यानी इंक्रोच करता है। ये धारा कोर्ट को व्यक्तियों को उनकी इच्छा के बिना और कहा जाए तो इच्छा के विरुद्ध अपने सहयोगियों के साथ रहने के लिए मजबूर करने का अधिकार देता है, जो कई मामलों में उनकी रक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।